साल 350 बीसी में मशहूर ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था कि हमारी अर्थ इस सोलर सिस्टम में एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और यहाँ मौजूद सारे ग्रह, यहाँ तक कि सूरज भी हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। अब वो तो साल 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने जब डिटेल में अपनी थियरी ऑफ यूनिवर्स पब्लिश की तो बहुतों को एक कंफर्मेशन मिला कि हाँ, आखिर असली प्लैनेटरी मोशन होता क्या है और सोलर सिस्टम में चीजें किस तरह काम करती है। हालांकि इस बारे में पढ़ते हुए ना हमारे मन में एक सवाल आया कि क्या इंसान वाकई किसी तरह से सूरज को अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रांसपोर्ट कर सकता है या एटलीस्ट इवन एक दूसरी जगह मूव भी कर सकता है। And the things we got to know will blow your mind। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। सूरज को मूव कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सूरज को मूव करने की जरूरत क्या है। वेल, इसके ना दो बड़े बड़े कारण हैं। देखो, पहला तो ये कि हमें जब इंटरस्टेलर लेवल पे रिलोकेशन करना होगा ना, तो हम अपने प्राइम एनर्जी सोर्स सूरज को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करने के केपेबल हो पाएंगे। और दूसरा रीजन जो डायरेक्टली रेजोनेट करता है रेड जायंट के साथ, उसे थोड़ा थियोरेटिकली समझते हैं। मान लो जब हमारा सूरज रेड जायंट फेज में रहेगा तो वह एक्सपैंड करता रहेगा और उसका गोल्डीलॉक्स जोन भी एक्सटेंड होगा, जिससे इवेंचुअली हमारी अर्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद सूरज के हैबिटेबल जोन से बाहर चली जाएगी। ऐसे सिचुएशन में अगर हम सूरज को अपने से दूर मूव कर सके, अर्थ को उसकी जगह पे स्टेशनरी रखते हुए, तो हम अपने प्लैनेट की हैबिटेबिलिटी को एटलीस्ट 10 से 20 मिलियन सालों तक बढ़ा ही सकते हैं। इसके अलावा भी सूरज को एक से दूसरी जगह मूव करने में हम क्या पता उसकी एनर्जी को हार्नेस करने का बेहतर तरीका खोज ले, जिससे हमारी एक्सटेंसिव एनर्जी नीड्स फुलफिल हो जाए। नाउ ये सारी चीजें अचीव की जाती है स्टेलर इंजन्स के थ्रू। स्टेलर इंजन एक तरीके का कॉस्मिक मेगा स्ट्रक्चर होता है जो कि या तो सूरज की एनर्जी को हार्नेस कर सकता है या फिर उसी के एनर्जी का यूज करते हुए सूरज को थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकता है, ताकि उसे या जरूरत पड़ने पर पूरे सोलर सिस्टम को दूसरी जगह भेजा जा सके या उनके मोशन को कंट्रोल किया जा सके। अब 2024 तक स्टेलर इंजन्स के कई मॉडल्स पेश किए गए हैं, बट क्या ऐसा पॉसिबल है? वेल दोस्तों, थियोरेटिकली देखा जाए तो यस, बट क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? आइए इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, मानव इतिहास का सबसे पहला थ्रस्टिंग स्टेलर इंजन का कॉन्सेप्ट दिया था हिस्ट्री के क्रेजीएस्ट एस्ट्रोनॉमर में से एक फ्रिट्ज ज़्विकी ने। अब जिन्हें नहीं पता कि ये इतने महान क्यों थे, उन्हें मैं बता दूं कि आज जो डार्क मैटर आपको इतना क्यूरियस करता है ना, और जो न्यूट्रॉन स्टार्स हमें टेक्नोलॉजिकली भी इतना हेल्प करते हैं, वो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था। और इसी तरह ह्यूमैनिटी के पहले स्टेलर इंजन का आइडिया भी इन्होंने ही दिया था, विच वॉज काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम दोज आइडियाज जो बाद में दिए गए। अब उन्होंने प्रपोज किया कि हम स्पेस में एक बड़े से पार्टिकल एक्सेलरेटर को छोड़ेंगे जो सूरज की तरफ नियरली लाइट की स्पीड से बंच ऑफ पार्टिकल्स को शूट करेगा। अब चूंकि नियरली लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाले इन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी की कोई कमी नहीं रहेगी, इस वजह से सूरज की सरफेस से इंपैक्ट करते ही ये पार्टिकल्स हाई एनर्जी फ्यूजन रिएक्शंस इनिशिएट करेंगे, जिनसे इतनी तेज और एनर्जेटिक सोलर जेट निकलेगी कि वो सूरज को उसकी करंट पोजीशन से पुश देने का काम करेगी। और कुछ इस तरह हमारा सूरज अपने ही मैटर को इग्निशन इंपैक्ट के बाद एज ए प्रोपेलेंट यूज करेगा, जिस दिशा में हम उसके पार्टिकल्स शूट करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्योंकि जैसा कि न्यूटन का सेकंड लॉ सजेस्ट करता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हालांकि ज़्विकी को कभी भी एस्ट्रोनॉमर से एस्ट्रोफिजिसिस्ट का दर्जा इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो कभी आइडियाज की मैथ्स तक जाते ही नहीं थे। वो बस आइडियाज को प्रपोज कर देते थे और आगे बढ़ जाते थे। बट हम भी क्या कम है, इस मैथ्स का जिम्मा हमने अपने सर पर लिया और सोचा कि लाओ खुद ही कैलकुलेट करके देखा जाए इसके लिए कितनी एनर्जी हमें लगेगी। तो देखो दोस्तों, सबसे बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया था E=mc²। इसका मतलब है कि हमें रिक्वायर्ड एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ पार्टिकल्स को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो फॉर इंस्टेंस, यहाँ अगर हम पार्टिकल के रूप में प्रोटॉन को लेते हैं तो उसका मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। बट हम यहाँ पर नॉर्मल प्रोटॉन की वैल्यू भी नहीं रख सकते क्योंकि लॉरेंट्ज फैक्टर के अकॉर्डिंग किसी पार्टिकल का मास भी रिलेटिविस्टिक मास के साथ बढ़ता रहता है। अब जैसे जैसे उसकी स्पीड लाइट को अप्रोच करती है ना, यहाँ अगर हम स्पीड ऑफ पार्टिकल को 99.99% ऑफ लाइट मान ले तो उसका लॉरेंट्ज फैक्टर निकल कर आता है 70.71।
अब रिलेटिविटी इक्वेशन में हमें प्रोटॉन का ओरिजिनल मास नहीं बल्कि इफेक्टिव मास रखना होगा, विच वुड बी लॉरेंट्ज फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें जो 1.18 इंटू 10⁻⁻25 kg की वैल्यू मिलती है, उसे जब हम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 3.54 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। इतनी एनर्जी हम लोगों को सिर्फ एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने में लगेगी, जो देखा जाए तो वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर कंसीडर करो कि हमें सूरज जैसे मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हमें एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ एनर्जाइज्ड प्रोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी। अब एक बास्केटबॉल के अंदर भी अप्रॉक्सीमेटली 1.05 इंटू 10⁻30 प्रोटॉन्स होते हैं, और चूंकि हमें इससे भी ज्यादा प्रोटॉन्स को एनर्जाइज करना पड़ेगा, जिस वजह से ये छोटी सी एनर्जी रिक्वायरमेंट मैसिव स्केल पर ट्रिलियंस ऑफ जूल्स तक भी पहुंच सकती है, वो भी एक सिंगल पुश के लिए, जो फिलहाल तो हमारी औकात के बाहर ही है, जब तक कि हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की ये एनर्जी को हार्नेस करना ना सीख जाए। अब फ्रिट्ज के करीब 26 साल बाद रशियन फिजिसिस्ट लियोनिड शकादोव ने 1987 में एक पेपर पब्लिश किया टाइटल्ड पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग सोलर सिस्टम मोशन इन द गैलेक्सी, और इसमें उन्होंने एक ऐसे मिरर्ड स्ट्रक्चर को प्रपोज किया जो सनलाइट को सन की तरफ उल्टा फेंकते हुए किसी थ्रस्टर की तरह काम करेगा। देखो, शकादोव ने एनालाइज किया था कि सूरज के द्वारा रिलीज किए जा रहे फोटोन्स उससे निकलते हुए सूरज को लाइट एमिशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही अननोटिसेबल सा पुश देते हैं, पर चूंकि ये फोटोन्स तो सूरज के हर कोने से निकलती है, इस वजह से सारी रेज एक दूसरे के ऑपोजिट रेज के पुश मोमेंटम को कट कर देती है और सूरज हमारा एक स्टेशनरी जगह पर बना रहता है। यहीं पर शकादोव आए और उन्होंने कहा कि क्या हो अगर हम सूरज की सारी रेज को केवल एक डायरेक्शन में फोकस करें, तो ऐसे में जो लाइट मोमेंटम हर तरफ से एमिट होने के कारण सूरज को एक जगह में रख रहा था ना, वो सूरज को ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलने लगेंगे। और ये होगा कैसे, अब इसे समझो। अब देखो, शकादोव ने प्रपोज किया कि वो सूरज के एक साइड किसी प्लैनेट के ऑर्बिट के साइज में सेट ऑफ कॉनकेव मिरर्स को सेटअप करेंगे जो सुपर थिन फॉइल से बने हुए होंगे। इस मेगा स्ट्रक्चर को एक ऐसी डिस्टेंस पे इंस्टॉल किया जाएगा जहां से सूरज के ग्रेविटेशनल पुल से ये मेगा स्ट्रक्चर टाइडली लॉक्ड तो हो जाए, मगर और ज्यादा पास ना खींचा चला जाए। और दोस्तों, इसके आगे का काम सनलाइट खुद ही कर देंगे। सूरज से दूर इंस्टॉल्ड इन फॉइल्स पर जैसे ही सनलाइट या यूं कहें कि फोटोन्स पड़ेंगे, वो तुरंत ही वापस से सूरज की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि मिरर वाली डायरेक्शन में मौजूद सूरज के हिस्से पर पड़ने वाले रेडिएशन प्रेशर बढ़ने लगेगा। अब सपोज करो कि अगर इस हेमिस्फेरिकल मिरर को सन के लेफ्ट साइड में इंस्टॉल किया गया, तो सूरज के राइट साइड में निकलने वाली सन रेज को उसे राइट की ओर थ्रस्ट देंगी ही, साथ ही साथ जब सन रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस से सन के लेफ्ट में पड़ेंगी, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण उसे राइट साइड की ओर बढ़ने के लिए और नेट थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगी। इवेंचुअली सूरज के दोनों फेसेस से निकलने वाली सनलाइट जब उसे एक ही तरफ दिखेंगी, तो वो आगे की ओर बढ़ने लगेगा और अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पूरे सोलर सिस्टम को अपने साथ लेता चला जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इसका फायदा क्या है? तो फायदा यह है कि जब आज से करीब 1 बिलियन साल बाद हमारा सूरज रेड जायंट के लक्षण दिखाने लगेगा, तब हम अपने सूरज को अपने साथ एक ऐसे स्टार की तरफ मूव करवाने लगेंगे जो हमारे लिए नेक्स्ट पेरेंट स्टार की भूमिका निभा सके। अब इसी मूवमेंट के अंतर्गत हम इवेंचुअली किसी यंगर स्टार के इतना क्लोज पहुंच जाएंगे कि उसकी ग्रेविटी सूरज की ग्रेविटी को ओवरटेक करके अर्थ को अपनी तरफ खींच ले। और अगर हम उस नए स्टार के हैबिटेबल जोन में खींचे चले जाते हैं, देन दैट्स इट, हमें कभी भी कोई नया प्लैनेट ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी अर्थ हमारा घर बनी रहेगी, क्योंकि हम अपने एग्जिस्टिंग प्लैनेट को ही जहां चाहे वहां ले जा रहे होंगे, वो भी बिना एक भी सेकंड किसी पेरेंट स्टार के बगैर, मेकिंग अर्थ नियरली डेथलेस। हालांकि हर तरीके से ये मॉडल कंप्लीटली पॉसिबल है, बस मटेरियल्स का जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल है। मगर प्रॉब्लम यह है कि इसका थ्रस्ट उतना ताकतवर नहीं होगा जितना कि आप में से कई लोग अभी इमेजिन कर लिए होंगे। देखो, कैलकुलेशंस की माने तो मिरर इंस्टॉल होने के करीब 1 मिलियन साल बाद सूरज की मूवमेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड पर पहुंचेगी।
और इस 1 मिलियन साल में हमारा सूरज अपनी जगह से महज 0.03 लाइट ईयर्स दूर डिस्प्लेस हो पाएगा, जो करीब 1897 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर है। एंड दिस डिस्टेंस इज ह्यूज। मगर ये स्पीड कोई स्टेशनरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सूरज की ट्रैवलिंग स्पीड एक्सेलरेट होकर बढ़ती रहेगी, क्योंकि उस पर पड़ने वाले रेडिएशन प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। इस कैलकुलेशन से यही 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड करीब 1 बिलियन साल बाद 20 किलोमीटर पर सेकंड पे पहुंच जाएगी और हम कॉस्मोस में 3400 लाइट ईयर्स दूर ट्रैवल कर चुके होंगे, मिल्की वे की 1/3 चौड़ाई से भी ज्यादा। बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि क्या हम 1 बिलियन साल तक सरवाइव भी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इंसानियत के लक्षण इस मामले के लिए लग नहीं रहे। अब क्या पता इस समय कोई एलियन स्पीसीज भी इस तरह अपने स्टार और सोलर सिस्टम को लेकर कॉस्मोस में घूम रही हो, या क्या पता हम ऐसा करने वाले ब्रह्मांड में पहले हो। Who knows? इसके अलावा डायसन स्फीयर भी स्टार की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेगा स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया था। मगर आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा रियलिस्टिक लगता है और किसके असल जिंदगी में बनाए जाने के चांसेस ज्यादा है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें हमारे सूरज को मूव करना भी चाहिए या फिर ये एक बकवास आइडिया है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है कल्कि 2898 के रियलिस्टिक होने में। अब आप में से ज्यादातर लोगों को कल्कि पुराण के बारे में पता ही होगा और कलयुग के अंत के बारे में पता होगा, लेकिन क्या ये अंत वाकई में रियलिस्टिक होने वाला है? आखिर पोस्ट एपोकलिप्टिक अर्थ जो कि हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, क्या वो सच्चाई में होने वाला है? क्या कल्कि अवतार सही में आने वाले हैं? इस पूरे सिनेरियोस को साइंटिफिक रीजन के साथ समझो इस वाले वीडियो में, जहां पर क्लिक करके। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।